हम लोग क्रैश कोर्स का ये पहला लेक्चर अटेंड करने जा रहे हैं, जिसमें आपको जानकारी दी जाएगी कि सॉल्यूशन चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक करने से हमारे फुल मार्क्स आएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सॉल्यूशन चैप्टर में 6 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं, और अगर हम कंपलसरी यानी कि बिना ऑप्शन के साथ बात करें तो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, टोटल 9 मार्क्स का वेटेज है। विदाउट ऑप्शन और विथ ऑप्शन के साथ 7 मार्क्स, यानी कि आप इसमें 4 मार्क्स ऐड और कर दीजिए, 13 मार्क्स का हमारा टोटल वेटेज होता है। तो सॉल्यूशन चैप्टर में अगर आप 6 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, यानी कि 6 मार्क्स फॉर एमसीक्यू, तो उसके लिए आपको पूरे बुक को गो थ्रू करना पड़ेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज कि सॉल्यूशन चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक है जो एमसीक्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले जब आप बुक को खोलेंगे तो आपको आइडिया आएगा कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस है, जैसे ब्रास कौन कौन से कंपाउंड का मिक्सचर है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। उसके बाद दूसरा है हमारा जर्मन सिल्वर। आप जर्मन सिल्वर के बारे में देखेंगे तो ये कॉपर, जिंक और निकेल तीनों का ये मिक्सचर है। ठीक उसी प्रकार से ब्रोंज, ब्रोंज किसका मिक्सचर है, तो जब आप ब्रोंज को देखोगे तो ब्रोंज इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टीन, वो भी पार्ट्स पर मिलियन में। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है कि कौन कौन सा मेटलॉइड्स कौन कौन से मेटल से मिलके बने हुए हैं। अब आज ये सेकेंड क्वेश्चन आता है, इसी में यूजेस के तौर पर 1.5 ppm, याद रखिएगा 1.5 ppm की अगर मैं बात करूं किसका, सोडियम फ्लोराइड का, तो ये 1.5 ppm causes the tooth to become mottled and high concentration of fluoride ions can be poisonous। यानी कि सोडियम फ्लोराइड अगर 1.5 ppm से ज़्यादा है तो वो पॉइजनस होता है और वो हमारे दांत को बिगाड़ सकता है। लेकिन अगर हम 1 ppm की बात करें तो फ्लोराइड आयन वाटर के साथ ये हमारे दांत को सड़ने से बचाता है, यानी कि 1 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ फ्लोराइड आयन इन वाटर प्रिवेंट्स टूथ डिके। ये दो वर्ड को याद रख लेना कि 1 पार्ट्स प्रिवेंट करता है टूथ डिके से, और 1.5 ppm जो है हमारे हाई कंसंट्रेशंस के कारण हमारे दांतों को ये मोटलेट एट द हाई टेम्परेचर्स कर देता है, हाई कंसंट्रेशन पर ये मोटलेट कर देता है। उसके बाद आज ये सोडियम फ्लोराइड इज यूज्ड इन रैट पॉइजन्स ऑल्सो। तो यूजेस में एक ये क्वेश्चन भी आ सकता है, किस किस चीज़ों के लिए सोडियम फ्लोराइड का यूजेस किया जाता है। अब आज ये इंट्रावेनस इंजेक्शंस के तौर पर, जब हमारे शरीर के अंदर में ब्लड प्लाज्मा का कंसंट्रेशंस बढ़ाने के लिए, उसमें भी याद रखिएगा सोडियम फ्लोराइड का यूजेस किया जाता है। तो इसमें खास करके पार्ट्स पर मिलियन में इस चीज़ को समझ लेना। अब आज इस यूनिट में एक बाइनरी सॉल्यूशंस होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में। पहले तो हम लोगों को सॉल्यूशन का डिफाइन एक तरह से समझ लेना है, अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगर 2 ही तरह का कंपोनेंट है तो उसको हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन करेंगे, 3 तरह का कंपोनेंट्स है तो टर्शियरी, 4 तरह का है तो क्वाटर्नरी। हमारे टेक्स्ट बुक में बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में ज़्यादा दिया गया है। तो बाइनरी सॉल्यूशंस में जितने भी एग्जाम्पल्स है, ये एग्जाम्पल से 1 मार्क्स के क्वेश्चन आने की संभावना है। जैसे आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछेगा मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, 4 तरह का सॉल्यूशन दे देगा या फिर 3 तरह का सॉल्यूशन दे देगा, एक पूछेगा नन ऑफ दिस, जैसे गैस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। तो हमेशा याद रखना है बच्चों, नेचर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू नेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें जितने भी सॉल्वेंट है वही हमारे सॉल्यूशन का नेचर होगा। तो अभी जो पहला क्वेश्चन था कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस का सॉल्यूशन किसका एग्जाम्पल है, तो गैसियस सॉल्यूशन का। क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन ये भी गैसियस सॉल्यूशन का। कैम्फर और नाइट्रोजन ये भी गैसियस। हमको याद रख लेना है जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी वो सॉल्वेंट कहलाएगा, और सॉल्वेंट का जो नेचर होगा वही सॉल्यूशन का नेचर होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम गैस को लिक्विड में, जैसे ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर तो लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल है, इथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल है,
ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल है। हमेशा याद रख लेना, नेचर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू नेचर ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा होती है, सॉल्यूट की मात्रा कम होती है। अब आ जाइए सॉलिड सॉल्यूशंस में। सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम सॉलिड सॉल्यूशन, अमलगम ऑफ मर्क्यूरी विथ सोडियम ये भी सॉलिड सॉल्यूशन, कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड ये भी हमारा सॉलिड सॉल्यूशन। और इससे पहले आपने जितने भी ब्रॉन्ज मेटल के बारे में पढ़ा था, जर्मन सिल्वर के बारे में पढ़ा था, ये सब जो है एग्जाम्पल है सॉलिड सॉल्यूशंस के। अब आ जाइए कंसंट्रेशन टर्म्स जो हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। मोलैरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, ये तीनों परसेंटेज और पार्ट्स पर मिलियन। मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी और मोलालिटी, ये 5 फॉर्मूला हमें ध्यान से याद रख लेना है। मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, W by M into 1000 by V, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, ये मोलैरिटी में याद रख लेना है। मोलालिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, W by M into 1000 by S, इसमें याद रख लेना सॉल्वेंट इन kg है। अब आ जाइए ये दोनों फॉर्मूला के साथ हम लोग तीसरा आते हैं मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। Sum of mole fraction of all the components in a solution is equal to 1। अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1, और अगर आपको सॉल्वेंट का निकालना है तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट या 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हम इजीली निकाल सकते हैं। पार्ट्स पर मिलियन इसमें थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पार्ट्स पर मिलियन में जैसे अभी आपने देखा भी था 1 ppm फ्लोराइड आयन एंड 1.5 ppm फ्लोराइड आयन। तो अब आ जाइए मास बाय मास परसेंटेज, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये मास बाय मास परसेंटेज। अब आ जाइए पार्ट्स पर मिलियन, इसमें क्या है नंबर ऑफ parts of component by total number of parts of all the components into 10 to the power 6, सीधा सीधी याद रख लीजिए, mass of solute by mass of solution into 10 to the power 6 is the parts per million formula। ये चारों पांचों फॉर्मूला के बाद इसमें एक एग्जाम्पल है। अभी बोर्ड फोकस क्या कर रहा है, जो थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। हम लोगों को क्या है कि हर एक एग्जाम्पल को टच करते हुए इसलिए जाना है कि कौन सा एग्जाम्पल आएगा वो ठीक नहीं है। सॉल्यूशन चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो सॉल्यूशन चैप्टर में टोटल ये जो आपने देखा 6 मार्क्स का MCQ है और 3 मार्क्स का क्वेश्चन। तो इसमें जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है इसको इसलिए याद रखना है क्योंकि 3 मार्क्स के क्वेश्चन 2025, 2024, 2023 इन सब में जो पूछे गए हैं उसको भी हमें देख के लेके आगे बढ़ना है, क्योंकि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है वो जब तक हमारे पास आइडिया नहीं रहेगा हम आगे नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि 3 मार्क्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में से एक हेनरीज लॉ और उसके फॉर्मूला जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, राउल्ट्स लॉ और उसका डेरिवेशन, राउल्ट्स लॉ फॉर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन और उसका कंक्लूजन। राउल्ट्स लॉ में खास करके रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के डेरिवेशन, 2025 में मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट पूछा था, तो इस बार हो सकता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट आने की संभावना ज़्यादा है, याद रखिएगा। तो अभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में ये चारों प्रॉपर्टी में RLVP, उसके बाद डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन मेल्टिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट चूँकि 2025 में पूछ दिया है, इसका डेरिवेशन तो आने की संभावना कम है, वैसे ज़्यादा चांस इसी का है, याद रखिएगा।
ये जो डेरिवेशन है, डराइव जिस तरह से एनसीईआरटी में किया गया है उसको एक बार हम लोग देख लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है उसमें खास करके जितने भी आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल्स हैं उसको ज़रूर आप देख लीजिएगा, ये एमसीक्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद 3 मार्क्स में कुछ मैं आपको एग्जाम्पल्स के नंबर्स बता रहा हूँ, जैसे एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5 जो था 2023 का क्वेश्चन था। 2022 और 2024 में एग्जाम्पल नंबर 12 पूछा था। 2022 के जुलाई में और 2023 के जुलाई में एग्जाम्पल नंबर 13 पूछा था। तो एग्जाम्पल नंबर 4, 5 and 12 and 13 are most important examples, especially you can say these are the PYQs also जो हमारे लिए important है। इन टेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 7 और 8 इसको भी एक बार आपको देख लेना है। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 18, 19, 21, 22, 32, 36, 33 एंड 39 ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, ये थ्योरेटिकल बेस्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ज़्यादा चांस इस बार स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं पूछेगा। 2026 में थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन पूछने की संभावना है, तो खास करके न्यूमेरिकल जितने भी हमारे एक्सरसाइज के हैं उसको ज़रूर आप देख लीजिएगा। एक्सरसाइज में से 18, 19, 21, 22, 32, 33, 36, 39 और 38 ये सारे एक्सरसाइज के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2025 में आप देखोगे तो 4 मार्क्स वाले एक क्वेश्चन पूछा था, 3 मार्क्स वाले एक क्वेश्चन पूछा हुआ था और 2 मार्क्स में तो पूछते ही नहीं, यानी कि टोटल 7 मार्क्स का सब्जेक्टिव है। तो अगर आप सॉल्यूशन चैप्टर को भी बढ़िया से ढंग कर लेते हो तो 7 मार्क्स का सब्जेक्टिव, 6 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, यानी कि टोटल 13 मार्क्स आपको चैप्टर नंबर 1 से ईजिली मिल सकता है। अब आ जाइए इसमें जो क्वेश्चंस है, जैसे मान लीजिए मोल फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आज तक पूछा नहीं है लेकिन 2026 में कदाचित पूछ ले, तो हमें इसको भी नहीं छोड़ना है। ये जो क्वेश्चन है खास करके मास बाय मास परसेंटेज के ऊपर में बेस्ड है और मोल फ्रैक्शन के ऊपर में बेस्ड है, तो हम लोगों को दोनों फार्मूला याद रख लेना है। उसी के ठीक साथ साथ में एग्जाम्पल नंबर 1.2 जो है ये मोलैरिटी बेस्ड क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 3 जो है वो मोलालिटी बेस्ड क्वेश्चन है। इन टेक्स्ट 1 to 5 इस पांचों क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व कर लेना, क्योंकि थोड़े चांसेस है जो आ सकते हैं। अब ये सॉल्युबिलिटी में खास करके सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस, या फिर आप उससे आगे थोड़ा बढ़ोगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड, तो ये सारे में खास करके हेनरीज लॉ डायरेक्टली आ जाइए, क्योंकि अब आपको क्या पढ़ना है, थोड़ा प्रोडक्टिव वर्क करना है। कौन कौन सी चीज़ों पर हमारे सॉल्यूशन डिपेंड करते हैं, क्या टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है, तो इसके लिए ली चैटरली साहब ने दिया था। कहीं कहीं ली कैटरलियस प्रिंसिपल भी बोलते हैं और कहीं कहीं ली चैटरलियस प्रिंसिपल भी बोलते हैं। तो हम लोग जैसा अगर सीबीएसई में पढ़ते हो तो ली कैटरलियस, गुजरात बोर्ड में पढ़ते हो ली चैटरलियस। तो अब ली कैटरलियस प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको याद रख लेना है टेम्परेचर के प्रभाव से सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन में बदलाव होगा। अगर डेल्टा इंथैल्पी सॉल्यूशन 0 से बड़ा है तो डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, अगर वो 0 से छोटा है तो डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। तो सॉल्युबिलिटी एक्सोथर्मिक में डिक्रीज होगा और सॉल्युबिलिटी एंडोथर्मिक में इंक्रीज होगा। इसको एक्सपेरिमेंटल तौर पर हमारे राउल्ट साहब ने भी देखा था और हेनरी साहब ने भी देखा था। तो राउल्ट साहब खास करके सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी राउल्ट साहब का मेन मानना था सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड और हेनरी का मानना था सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। इन दोनों के आधार पर दोनों ने अपना अपना एक थ्योरी दिया है, जिस आधार पर आप याद रखिएगा हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ सीधा सीधी कहना चाहता है द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन अ सॉल्यूशन। P is directly proportional to X, P is equal to KHX, where KH is equal to Henry's constant. Henry constant is temperature dependent. टेम्परेचर बढ़ने या घटने पर हेनरीज लॉ, हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू
बढ़ेगी या घटेगी। हेनरीज लॉ बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी घटेगी। हेनरीज लॉ की वैल्यू घटेगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। इस वर्ड को आप लोगों को याद रख लेना है। कुछ ग्राफ्स बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इस बार एग्जाम्पल 1.4 के भी आने की संभावना व्यक्त की जा सकती है। तो आप लोगों को एग्जाम्पल 1.4 और सबसे ज़्यादा एमसीक्यू में जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ हेनरीज लॉ का जो एप्लीकेशन है, उसमें जो बैंड्स में जो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन है 56.2, ये आपके दर्पण टेक्स्ट बुक में गलत दिया हुआ है, 52.6 वहाँ पे दिया है, तो आप ऐड करोगे तो 100 होगा नहीं, इसलिए याद रख लेना परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द गैस सिलेंडर विच प्रोटेक्ट्स फ्रॉम बेंड्स। उसमें एक होता है हीलियम, दूसरा होता है नाइट्रोजन, तीसरा होता है ऑक्सीजन। इसको याद करने का तरीका ह नो, ह नो, ह मीन्स हीलियम, ही नो भी बोल सकते हो, ही नो, ही मतलब हीलियम, एन मतलब नाइट्रोजन, ओ मतलब ऑक्सीजन। परसेंटेज को याद रखिएगा, 11.7% हमारा हीलियम, 32.1% हमारा ऑक्सीजन, दोनों को ऐड करके 100 से माइनस करोगे तो 56.2% हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, हाई एल्टीट्यूड्स वाले भी क्लाइंबर्स जो होते हैं वो भी ऑक्सीजन बैग इसलिए ही कैरी करते हैं क्योंकि उनका ब्लड एंड टिश्यू जैसे जैसे प्रेशर घटेगा तो उनका जो ब्लड है ऑक्सीजन के अंदर उसमें वो वीक पड़ जाते हैं, उनकी सोचने की क्षमता कम हो जाती है, उनको भी एक सिम्टम्स आता है जिसको एनॉक्सिया कहा जाता है। अब आ जाइए इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर। फिर वापस ली कैटेगरी प्रिंसिपल के हिसाब से कि टेम्परेचर का गैसियस सॉल्यूशन के ऊपर में कोई प्रभावित नहीं है, प्रेशर का प्रभावित है, लेकिन अगर ये चीज़ लिक्विड सॉल्यूशन में कहोगे तो प्रभावित है, लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन में कहोगे तो भी प्रभावित है। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन देने वाले हमारे राउल्ट्स लॉ ने कहा था सीधे मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, चाहे वो सॉलिड का हो, सॉल्यूट का हो या सॉल्वेंट का हो। मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। इस दोनों के आधार पर एक फॉर्मूला का डेवलपमेंट हुआ है, P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1, P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X2, सो देयरफॉर P total इज इक्वल टू P1 प्लस P2, दैट इज, अब ये जो प्रोपोर्शनल हटेगा तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगेगा, तो P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1, P1 इज इक्वल टू P1 नॉट X1। यहाँ पे P1 नॉट जो है वो पार्शियल प्रेशर है। इसी चीज़ के बारे में डाल्टन ने भी अपनी जो थ्योरी बनाई थी उसके बारे में भी उन्होंने उल्लेख किया। और राउल्ट्स लॉ जो खास करके जो मैंने आपको बताया, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल फ्रैक्शन या फिर आप कह सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो इस बेस्ड पे हमारे 2-4 क्वेश्चंस आएंगे, इसको भी आप लोगों को देख लेना है। ग्राफ्स को ज़रूर देखते जाना है ताकि ग्राफ में हमें कोई दिक्कत ना पड़े। ये क्लोरोफॉर्म वाला आज तक बहुत कम बार पूछा है लेकिन आगे पूछने की संभावना की जा सकती है। अब आ जाइए राउल्ट्स लॉ में, खास करके राउल्ट्स लॉ कब होगा हेनरीज लॉ के इक्वल में, तो जब राउल्ट्स लॉ और हेनरीज लॉ यानी कि राउल्ट्स साहब ने कहा था टोटल प्रेशर इज इक्वल टू P1 प्लस P1 नॉट इंटू 1 माइनस X1। इस तरह से जब P नॉट की वैल्यू आपके पास आ जाए तो डेफिनेटली उस समय आप कह सकते हो कि राउल्ट्स लॉ और हेनरीज लॉ एक स्पेशल केस में। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड ये देने वाले हमारे खास करके शरबत का जो सॉल्यूशंस होता है उसमें आप इस चीज़ को कंपेयर कर सकते हो। जो मेन इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, आइडियल और नॉन आइडियल गैस का एग्जाम्पल्स, जैसे नॉर्मल हेक्सेन है, हेप्टेन है, ये आपका आइडियल होगा। उसके बाद आज ये क्लोरोइथेन या ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोमीथेन, ये सब एग्जाम्पल आइडियल सॉल्यूशन का, लेकिन जब आप बड़े बड़े लेके जाओगे तो फिर वो एग्जाम्पल्स नहीं होंगे। बेंजीन, टोल्यूइन, ये सब के सब आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में 2 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव एजियोट्रोप्स और दूसरा नेगेटिव एजियोट्रोप्स। उसमें भी आपको कुछ एग्जाम्पल्स तो डेफिनेटली लर्न करके ही रखना है क्योंकि कुछ भी बोर्ड में पूछा जा सकता है। डिसोल्यूशन कांस्टेंट का भी क्वेश्चंस कितनी बार देखा गया है,
तो उसको भी हम लोगों को कर लेना है। एंड फाइनली जो मैंने आपको कहा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, ये बोर्ड में पिछली बार पूछ चुका है, तो माइट भी इस साल अगर उन्होंने इस टॉपिक को टच किया तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो याद आइए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में ये चारों RLVP, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सारे आपको याद कर लेना है। इसमें वांट ऑफ फैक्टर जो होगा दैट इज I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। जितने भी नंबर ऑफ आयंस हैं उसको हमें I के रूप में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे कॉपर सल्फेट में CuSO4 कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है, Cu2+ होता है एंड सल्फेट 2- होता है। तो उस आधार पर भी हम इसको देख सकते हैं। 1.6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, इसको ज़रूर देखना है। सारे डेरिवेशंस जो है कि आप इजीली इस चीज़ को लिख सकते हो और कंफर्म कर सकते हो। एग्जांपल्स में 1.6 से लेकर के 1.7 वगैरह वगैरह आप कर सकते हो। अब आ जाइए, जब आप ये सारी चीज़ें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, उसके बाद फाइनली हम लोग जब ये सारा कंक्लूजन हमारा मिल जाता है, फिर एग्जाम्पल नंबर 12 और 13 को ज़रूर देख लेना है विथ रिस्पेक्ट टू ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस। ये क्या होते हैं सर ऑस्मोटिक प्रेशर्स? तो मैंने कितनी बार लाइव एग्जाम्पल में हम लोग वाटर के RO को ले चुके हैं, जो आप यहाँ पे ले सकते हो, जिसका फॉर्मूला π=CRT यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर्स का, उसको भी आप देख सकते हो। तो ये दो चीज़ों को खास करके आप देख लेना। और इसके नीचे में जो दो एग्जाम्पल्स है वो दोनों एग्जाम्पल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 12 और 13 वाला। 12 एंड 13, 11th को भी अपने को देखना है, ऐसा नहीं कि 11th को छोड़ के जाना है। कभी कभी आप लोग शायद एडेमा का नाम सुने हैं या नहीं सुना है। क्या होता है ये एडेमा? द रिजल्टिंग पफिनेस ऑफ स्वेलिंग इज कॉल्ड एडेमा। एक बीमारी है जो खास करके मिट्टी के नीचे पाया जाता है। रिवर्स ऑस्मोसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एबनॉर्मल मास। एबनॉर्मल मास जो है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिसोल्यूशंस और सॉल्यूशंस, इस दोनों को भी आपको देख के चलना है। और इन सब के बाद फाइनली जो हमारा एक्सरसाइज आएगा, उस एक्सरसाइज में सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोगों को सॉल्व कर लेना है। इज इट ओके? दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप लेक्चर नंबर 1 आपको समझ में आया होगा। लेक्चर नंबर 1 में मैं आपको बता दूं 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, 2 मार्क्स के बिल्कुल नहीं रहेंगे। MCQ टोटल आपको 6 दिए जाएंगे। तो याद रख लेना, MCQ के लिए अगर पढ़ते हो तो तुमको पूरा बुक गो थ्रू होना पड़ेगा। नहीं, अगर आप सिर्फ सब्जेक्टिव के लिए पढ़ते हो तो स्पेसिफिक क्वेश्चंस को टच करके आप आगे बढ़ सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।